नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और परीक्षा मध्य प्रदेश पुलिस की और निकट आ चुकी है। 30 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश प्रतियोगिता, जो मध्य प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है, उसको और भी हम सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैथ्स के क्वेश्चनों को आज अपन लेके आए हैं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करता चलूंगा और कौन कौन से प्रश्न उसमें बनेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो आज अपन चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं, आपका समय वेस्ट ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज जो हमने पहला टॉपिक उठाया है वो सरलीकरण उठाया है। सरलीकरण में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। मतलब ये जो संभावित प्रश्न है ये किस बेस पे लेके आए हैं हम, ये लेके आए हैं आबकारी परीक्षा जो अभी वर्तमान में हुई है, उसी परीक्षा के अकॉर्डिंग हम आपकी जो है मैथ्स के सारे क्वेश्चन यानी सारे टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है ना, 48 डिवाइडेड 4 इंटू 2 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करने बैठो यानी सरलीकरण जब करने बैठो तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको बोर्डमास नियम पता होना चाहिए। कौन सा नियम पता होना चाहिए? बोर्डमास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे, है ना, यानी कोष्टक सॉल्यूशन करेंगे। पहले ये छोटा ब्रैकेट होगा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, और ब्रैकेट जब भी हटेगा तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कब होगा? जैसे देखिएगा 5 इंटू 4 लिख दिया और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, सेकेंड में आता है हमारे पास में, है ना, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। ठीक है, और का मतलब होता है गुणा। इतना आप याद रखिएगा, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थर्ड पे आता है हमारे पास में, क्या आता है? डी का मतलब हो जाएगा डिवाइडेड। डी का मतलब क्या होगा? डिवाइडेड। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। डी का मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा यानी सेकंड नंबर, देखो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, है ना, ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, ऑफ का मतलब होगा का, हिंदी में इसको का बोलेंगे, और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन आगे। डी का मतलब होता है डिवाइडेड। क्या होता है? डिवाइडेड। ठीक है, यानी प्रश्न में अगर आपको दे रखा है गुणा ब्रैकेट का, है ना, डिवाइडेड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो इन सभी को आपको सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई और ए का मतलब हो जाएगा एडिशन यानी प्लस, और एक एस का हो जाएगा सबट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, इन सभी सिंबल्स को हम सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। जैसे अभी हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है? भाग और गुणा दे रखा है, भाग और गुणा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे भाग को, भाग के बाद क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो भाग लगाएंगे तो आपको टेबल काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा? ये 12 बार कटेगा 4 से। और फिर क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही होगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिएगा बोर्डमास नियम कैसे करना है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओ, यानी ओ का मतलब हो जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। डी का मतलब हो जाएगा डिवाइडेड, एम का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए का हो जाएगा एडिशन और एस का हो जाएगा सबट्रैक्शन। इनको इसको सिस्टमेटिक आपको सॉल्यूशन करना है ना, तभी जाके आपका क्या होगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़े और स्ट्रॉन्ग प्रश्न बन सकते हैं, है ना, थोड़ा आंकड़े और ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी पहली क्लास जो है हमारी वन शूट की, इसमें अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिस्टमेटिक जीरो से अपन लेवल तक चलेंगे। क्वेश्चनों को 5 दिन के अंदर में सारे जो है टॉपिक आपको करा दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न में है हमारा 15 प्लस 25, है ना, ये दे रखा है देखिएगा, और डिवाइडेड दे रखा है 10 बराबर क्वेश्चन। अभी आपका एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आए हैं, है ना, मैथ्स बिल्कुल सिंपल आई थी, उसी हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो अब देखो फिर क्या हो गया, बोर्ड मास नियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो
आप बोलोगे सर सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या दे रखा है प्लस, तो प्लस कर दो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्यूशन हो गया। फिर किसका नंबर है डिवाइडेड का, तो डिवाइड कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का आपको नियम याद रखना है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ है ना, ऑफ का मतलब होता है का मतलब हो जाएगा गुणा है ना हिंदी में, ठीक है। जहां पर कहीं भी लिखा होगा, जैसे लिख देता हूं 25 का 1/5 का 3/5 है ना बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से प्रश्न बन जाता है। तो आप क्या करोगे, का मतलब क्या हो जाता है गुणा, क्या हो जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, काटेंगे इसको 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। देखो का मतलब क्या होता है गुणा, चलो लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना, का पे इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अगला प्रश्न में अपन देखते हैं। तो बस इतना सा बोर्ड मास नियम को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपके प्रश्न सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, अगला प्रश्न दे रखा है एक संख्या का 25% 30 है, तो वह संख्या क्या है ना, एक संख्या का 25%, एक संख्या हमने रख ली है ना, ये x, इसका कितना प्रतिशत 25%, कितना दे रखा है 30, तो आपसे बोला है कि ये संख्या क्या है ना, x के बराबर क्या है, ठीक है। देखो इसमें आगे भी और प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या दे रखा है, अब 25% कितना है 30 है, ठीक है, तो 25% को क्या लिख सकता हूं मैं 25/100, काटेंगे इसको 1/4 बनेगा, 4 का गुणा उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 120, ठीक है, संख्या कितनी आ गई 120, बराबर में हमेशा क्रॉस गुणा होता है, ठीक है ना। अब यहां तक आपका आंसर क्या आया अभी 120 आया, लेकिन आपसे आगे और को क्या पूछ सकता है, उस संख्या का 25% उस संख्या का 10% कितना है, 15% कितना है, 20% कितना है, इस टाइप से प्रश्न बोल देगा, उस संख्या का 20% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे है ना, आपके पास संख्या कितनी आ गई 120, 120 का कितना निकाल लोगे आप 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक स्टेप आगे पूछ सकता है इस टाइप से, तो कितना हो जाएगा है ना 24, आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। हालांकि अभी ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपसे पूछा गया एक संख्या का 25% है ना 30 है, तो संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या मैंने ज्ञात कर ली 120, लेकिन अगर आपसे आगे और बोल दे कि उस संख्या का 20% कितना होगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, और आगे भी पूछ सकता है कैसे है ना, उस संख्या का ठीक है 25%, 30 कर लेते हैं, 30% का है ना 20% कितना होगा, ठीक है, या 10% कर लेते हैं, यहाँ पर 10% कितना होगा। मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस टाइप से प्रश्न बनेंगे। तो आपने संख्या फाइंड कर ली, संख्या फाइंड कितनी आई थी 120 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर 120 का 30% कितना होगा और उसका फिर 10% निकालना है, तो बट्टे में कितने आ जाएंगे 100, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100, बस इसको काट लो 0 से 0, ये 0 से 0, ठीक है, ये 0 से ये 0, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 36, 36 से कम 36, और यहाँ पर आपको एक 0 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.6, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, प्रतिशत वाले प्रश्न में इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, प्रतिशत में और कोई इस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं आपके। आगे देखते हैं। ये प्रतिशत का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, हालांकि आप सबने पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से प्रश्न आपके बन सकते हैं, क्योंकि आबकारी के पेपर में जो है ना इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे है ना एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं, अगला दे रखा है प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है, लाभ हानि से प्रश्न है अगला हमारा, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य दे रखा है, ध्यान रखना है यहाँ पर 400 रुपए दे रखा है। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दे रखा है आपके पास कितना 500 रुपए, ठीक है। अब ये दे रखा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो यहाँ से आपको 2-3 चीजें आपको याद पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो क्रय मूल्य होता है खरीदना, क्या होता है क्रय मूल्य मतलब खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है बेचना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? लागत मूल्य। क्रय मूल्य को बोला जाता है लागत मूल्य। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है हमारा। खरीदा कितने में था? 400 रुपए में। बेचा कितने में? 500 रुपए में। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? आप बोलोगे सर लाभ जो हमें रुपए में मिल रहा है ना, रुपए में जो लाभ मिला मुझे, कितने रुपए मिला? 100 रुपए। लेकिन आपसे रुपए में बोलता है कि रुपए में कितना लाभ हुआ, तो आप 100 रुपए लगा देते। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत। तो आप सभी को पता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ रुपए में बटे क्रय मूल्य। जितने में खरीदा हमेशा बटे में आएगा क्रय मूल्य, है ना, इंटू 100। बस इसको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हुआ? आप बोला सर 100 रुपए का होगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितने रुपए में? खरीदा कितने रुपए में था? 400 रुपए में, इंटू 100। बस इसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0, ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 25%। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 25%। ठीक है, अब अपन को आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, मैंने हालांकि इसको रेशियो मेथड से भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्रय मूल्य, अलग अलग टाइप के जब प्रश्न बनेंगे मैं आगे और आपको वीडियो में लेके आऊंगा। अभी आप केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखिएगा, जिस प्रकार आबकारी के प्रश्न जो पूछे गए ना, उसी टाइप से आप हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है एक और आता है हानि प्रतिशत का भी फार्मूला ये होता है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? हानि रुपए में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत। अगर हानि हो रही होगी तो आप क्या करोगे? हानि रुपए में लिखोगे, है ना, हानि रुपए में बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम? इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? इंटू 100। तो यहाँ से हमारी हानि प्रतिशत आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारे इसके ऊपर? देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं आगे, है ना। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना हो सकता है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना हो सकता है। ठीक है ना, देखो एक प्रश्न दे रखा है आगे। अगला प्रश्न देखो, मैं समझा देता हूँ आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का यदि हानि 10% है, हानि कितने प्रतिशत है? हानि है 10%। ठीक है, हानि 10% है ना। और यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 900 रुपए। ठीक है, तो आपसे बोला गया है क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, क्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है, तो क्रय मूल्य पूछा है हालांकि। तो देखो यहाँ पर देखो 10% हानि हो गई, है ना। क्रय मूल्य हमेशा हमें अनुपात में कितना मानना है? 100%। ठीक है ना, क्रय मूल्य हमेशा कितना रहेगा? 100%। अब यहाँ पर हानि कितने परसेंट की हो गई? आप बोलोगे सर 10% की हानि हो गई। अब 100 में से 10% का नुकसान हो गया हमें, है ना। तो बताओ कितना परसेंट हमें मिला? तो उस वस्तु का 90% हमें मिला। ठीक, रेशो मेथड से करेंगे। अब हमने क्या किया? 100 रुपए में इसको खरीदा था, ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है ना। सॉरी, ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य है ना। और ये क्या हो जाएगा ऊपर? विक्रय मूल्य। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परीक्षा में दे क्या रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है कि क्रय मूल्य। अब यहां पर दे रखा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है। और यहां पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है अनुपात में? आप बोलोगे सर 90 है। 9/10 भी लिख सकते हैं, इसको काट दो इसको, ये 9/10। ठीक है, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 900। अनुपात में कितना है? आप बोलोगे सर अनुपात में 9 रुपए विक्रय मूल्य है, तो ये 9 रखेंगे। और अगर आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? अनुपात में 10। तो यहाँ से इसमें 10 का गुणा कर देना, आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। काट दीजिएगा इसको, काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9 से 100 बार कटेगा। 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 1000, यानी 1000। तो क्रय मूल्य कितना रुपया था हमारा? 1000 रुपए। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न, अगर आपको यहां पर देखना है कि प्रश्न में दे क्या रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य का रेशियो विक्रय मूल्य के इक्वल रखेंगे, और क्रय मूल्य का जो अनुपात है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अगर मान लो विक्रय मूल्य दे रखा, यहाँ क्रय मूल्य दे रखा होता है ना। देखो एक प्रश्न और समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लिया जाए क्रय मूल्य दे रखा होता और आपसे विक्रय मूल्य पूछता, ठीक है ना। देखो इसको समझाता हूं एक और, है ना। अगर यहां पर बोल देता कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य 1200 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए ना। ठीक है, तथा लाभ 10% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको
सबसे पहले क्या दे रखा है प्रश्न में, क्रय मूल्य। इससे पहले वाले प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा, आप बोलोगे सर 10% का लाभ हो रहा, यानी कि 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं परसेंटेज में, 10% का लाभ हो रहा है तो 110 में बेचेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये क्रय मूल्य है, तो ये 10 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 11 रुपए में। तो ये क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। और ये क्या हमारा, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1200 दे रखा है, 1200 क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य रख देते हैं। हमसे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य निकाल देंगे 1200, है ना। यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे सर 10 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10, ठीक है, क्लियर ना। इसके बाद फिर हम किसका करेंगे गुणा, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है तो 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 11 में, तो यहाँ पर 11 गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 और 12 गुणा कितना हो जाएगा, 132, है ना, एक जीरो साथ में लगा देंगे तो कितने में बेचेंगे अपन उसको, 1320 रुपए में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगला एक प्रश्न और कैसा पूछ सकता है आपसे, देखो एक पूछ सकता है, लाभ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें इस टाइप से प्रश्न एक और आ सकता है ना, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न बताता हूं मैं, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन जो रहेंगे आपके वो कैसे रहेंगे, देखो एक तो रहेगा 20% लाभ, 20% हानि, फिर रहेगा आपके पास में 25% का लाभ और 25% की हानि। अगर आपके उत्तर आ गए हैं तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि देखो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो 15 वस्तुओं का जो हमारे पास में क्रय मूल्य है वो कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि 15 वस्तुएं क्रय करेंगे तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें जो है ये प्रॉफिट मिलेगा, या 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आप यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, रेशो मेथड से। देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 12 रुपया, है ना, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य हमेशा 12 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15 रुपये। यानी कुल मिला के सामने वाली जो संख्या रहेगी ना वो हमेशा एक दूसरे का आंसर होगी। यानी क्रय मूल्य कितना है 12 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपए। इसको आप एक दूसरे के बट्टे में भी डाल सकते हो, लेकिन इतना नहीं करना है। जैसे क्रय मूल्य के बट्टे में क्या जाएगा, विक्रय मूल्य, और 15 किसके बट्टे में जाएंगे, 12 के बट्टे में। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आप स्क्रीन पे डायरेक्टली देख के कर सकते हो, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 12, विक्रय मूल्य कितना हो गया 15। अब क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में था, है ना, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, खरीदा कितने में था हमने 12 रुपए में, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, हम बेच रहे हैं इसको 15 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ से बोल दिया गया है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें मिल क्या रहा है यहाँ पर, आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, 12 रुपए में खरीदा था और 15 में बेचा, 3 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हानि वाले ऑप्शन तो पहले काट देंगे हम, ठीक है ना। अब रखना किस पे है, देखो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ रुपए बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ 3 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य 12 रुपए इंटू 100, बस इसको काटना है ना। तो ये काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 25% का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा आंसर जो होगा ना 25% लाभ होगा। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और लाभ हानि में कौन सा पूछ सकता है वो मैं बता देता हूँ ना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ठीक है, इसी में बोल देता है कि 50 संतरे बेचने पर, 50 संतरे बेचने पर, ठीक है ना, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के
बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, एक प्रश्न है। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि 50 संतरे बेचने पर 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न जो कराया था ना, बच्चों को दोनों प्रश्नों में काफी ज्यादा ये होता है कंफ्यूजन है कि ये दोनों कैसे करेंगे सोल्यूशन। इससे पहले देखोगे आप प्रश्न, दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा था ना, क्रय मूल्य भी दे रखा था और विक्रय मूल्य भी दे रखा था। इस वाले प्रश्न में क्या दे रखा है, दोनों में विक्रय मूल्य दे रखा है। यहाँ पर भी बेचना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे। संतरे बेचने पर 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। यानी मैं 50 संतरे बेचता हूँ, ठीक है ना, यानी इस पेन को, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इस पेन को यदि मैं 50 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे 10 रुपए का लाभ होता है। तो मैंने कितने रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में, और 10 रुपए के लाभ पे मैं 50 रुपए में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य होगा ना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 40 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 रुपए, है ना। और लाभ कितना हो गया, तो लाभ आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में था, 40 रुपए में, इंटू 100। बस इसको काटेंगे हम, 0 से 0, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25% का यहाँ पर क्या आएगा, लाभ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेंज कर देगा कि 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना है, ये 50 संतरे बेच रहा था, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य कितना 40 और विक्रय मूल्य कितना 50, लाभ कितना 10। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो एक और हानि वाला प्रश्न समझा देता हूं मैं, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हानि होती है तो हानि प्रतिशत। ठीक है, बस इतना सा प्रश्न में चेंज करेगा, आप समझ जाना कि क्या पूछा गया है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मैं 50 संतरे बेचता हूं, इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, है ना। माइंड में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही कैसे करेंगे। 50 रुपए का पेन है ना, अगर मैं इस पेन को 50 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे 10 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। 10 रुपए का मुझे नुकसान होता है। अगर मैं इसको 50 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे 10 रुपए का नुकसान होता है। तो मैंने कितने में खरीदा था, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, 60 रुपए में, है ना। आप बोलोगे सर 60 रुपए में जो यहाँ पर हमारा ये क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपए में, है ना। विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओगे कि लाभ कितना, हानि हो रही है ना, हानि कितनी हो गई, हानि हो गई यहाँ पर 10 रुपए की। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हानि 10 रुपए की हानि, खरीदा कितने में था बताओ, खरीदा था हमने 60 रुपए में, इंटू 100। बस इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 16, 2, 3, 6 का भाग लगाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है ना, ये परसेंटेज दर होती है, इनको डायरेक्टली कुछ याद रख लीजिएगा, तो आपका आंसर फटाफट आ सकता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया है। ठीक है, लाभ हानि में आप याद रखिएगा, एक वस्तु रुपए लाभ वाला प्रश्न भी आप याद रखिएगा। 5 रुपए की 4 की दर से खरीदा, है ना, 4 रुपए 5 की दर से बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस इतना प्रश्न आप याद रखिएगा, आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। जैसे एक प्रश्न बताता हूँ ना, ठीक है, एक दुकानदार 5 रुपए के 4 संतरे खरीदता है। देखिएगा स्क्रीन पर, 5 रुपए के 4 संतरे खरीदता है, ठीक है ना, तथा उन्हें 4 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, ये दे रखा है। ठीक है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, देखो 5 रुपए के कितने संतरे खरीदे, 4, और 4 रुपए कितने बेच रहा है, 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका और शॉर्टकट भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं। वस्तु, रुपये और लाभ, इसमें रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु कितनी हो गई, है ना, 4 संतरे, कितने रुपए के, 5, है ना। लाभ कितना रखेंगे, 100। फिर उसके बाद बोला है कि 4 रुपए कितने बेच रहा है, 5, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई चलेंगे ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 100, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 4 इंटू 100, 4 इंटू 4 इंटू, है ना, 100, और बराबर में हो जाएगा हमारा कितना, 5 इंटू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो कट रहा है 25, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार।
ठीक है, 25 चौक 100 है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब यहाँ पर हानि हो रही है ना। हानि कितनी हो रही है, तो यहाँ पर ओनली 64% ही मिला है ना। ठीक है, 64, 100 पे 64 ही मिल रहा है, तो हानि हो गई हमें। हानि कितने परसेंट, तो 100 में से हम क्या करेंगे, इस 64% को माइनस करके बताना है। तो आप बोलोगे सर 36% का नुकसान हो गया, कितने परसेंट का, 36% का। इस टाइप से हमें प्रश्न करना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, याद रखना है, और ये 100 में से माइनस करके आपको आंसर बताना होगा इसमें। ठीक है, तो इतना आपको करना है, ठीक है ना। तो ये लाभ हानि का प्रश्न जो मैंने बताया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इस टाइप के प्रश्न जो है आपको करने हैं, एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है साधारण ब्याज से, ठीक है। साधारण ब्याज से दे रखा है कि 2,000 रुपए के ऊपर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 2,000 रुपए के ऊपर है ना, 3 वर्ष के लिए समय दे रखा है 3T, 3 वर्ष के लिए है ना, और 5% की दर से हमें निकालना है। तो मुझे बताओ कि हमें ब्याज निकालना है ना, तो 3 वर्ष का निकालना है 5% दर से, तो परसेंटेज में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 15% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 15, गुणा कर लेना, 5×3 = 15, 15% हमें ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब 15% ब्याज मिल रहा है किस पर, 2,000 रुपए पर, तो 2,000 का कितना निकाल लोगे आप, 2,000 का ओनली 15% निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, 2 से 2 कैंसिल, 15×2 = 30, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए जो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दर ज्ञात करने का पूछ सकता है, तो दर ज्ञात करने का आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, है ना। साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का बोल सकता है, समय ज्ञात करने का बोल सकता है, और मूलधन ज्ञात करने का बोल सकता है। इन तीनों के फार्मूले आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और प्रश्न पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट कितना है। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, 2 वर्ष का, तो इसका फार्मूला भी आप याद रख लीजिएगा, 2 वर्ष और 3 वर्ष, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ये भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी राशि पर 2 वर्ष में 160 रुपए मिलता है ना, तो ट्रेन से है ना। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ज्ञात करने का, है ना, टाइम इनटू क्या हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है T/S, ठीक है, टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, दूरी ज्ञात करनी है, तो 1 घंटे में कितनी चल रही है बताओ, है ना। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे के अंदर कितना, 60 किलोमीटर चलती है। 2 घंटे में कितना चलेगी, बस सिंपल प्रश्न, कितना हो जाएगा, 120, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगला है, इसी टाइप से अगर आपसे बोल दिया जाए ना, चाल चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, है ना। अभी जो ज्यादा प्रश्न पूछा गया ना, वो ये पूछा गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताइए, ठीक है, इस टाइप से प्रश्न। तो जब भी ध्यान रखना है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी होगी, तो मीटर प्रति सेकंड बताने के लिए हम इसके साथ 5/18 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 5/18 का, तो 18×4 = 72, 5×4 = 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर मान लिया जाए मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में ना, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड के साथ किसका गुणा करना होगा, यहाँ पर गुणा करना होगा 18/5 का, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट होते छोटे छोटे, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं अपन। 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10,000 रुपए है, ठीक है। इसके ऊपर कितने, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना होगा ये हम देख लेते हैं, है ना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मुझे बताइएगा कि देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से, यानी 100 पे कितना ब्याज दे रहे हैं, 10%, ठीक है, 100 पे 10 रुपए हम दे रहे हैं, तो टोटल कितना देना होगा हमें,
ये 10 रुपये कितने हो जाएंगे, 11 रुपये। इसको रेशियो मेथड से करेंगे, फिर 10 रुपये कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 11 रुपये। और भी बहुत सारी ट्रिक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रेट का स्क्वायर करना पड़ता है, वो भी उससे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक साल का 10 रुपये था, 11 रुपये हो गया, दूसरे साल के भी 10 रुपये के 11 हो गए। तो यहाँ पर 2 साल का मूलधन कितना हो गया, 100 रुपये। 2 साल का मिश्रधन कितना हो गया, 21 रुपये, 121 रुपये ना। तो यहाँ पर हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मूलधन दे रखा है, मूलधन के इक्वल मूलधन रख दो। मूलधन कितना है, यहाँ पर 10,000 है ना, और यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है अनुपात में, आप बोलोगे सर 100 रुपये है, तो यहाँ पर 100 रखेंगे। और किसका क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज कितना मिला, आप बोलोगे सर 100 रुपये के 121 दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, एक्स्ट्रा जो देंगे वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2100 रुपये जो है क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हमने इंक्लूड किया है, बेसिक क्वेश्चन। आगे सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम उसको बताते रहेंगे। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न दे रखा है, 2 वर्ष में 160 रुपए है ना, फिर दे रखा है 8% की दर 8% दे रखा है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करना है। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है ना, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय, बस इसमें रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना मिला, 160 रुपये, 160 रख दो। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, यहाँ पर कितने वर्ष का दर दे रखी है, 8% और वर्ष दे रखा है। तो 8 दूनी 16, 16 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। 10 का गुणा 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये फार्मूले से डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, 8 दूनी 16%, 16% किसके बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, आप बोलोगे सर 16% जो होगा ना वो 160 के बराबर होगा। तो इस 16 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। परसेंटेज का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 1000। ये डायरेक्टली आपका आंसर। ये रेशियो मेथड से है, ये बेसिक मेथड से है, आपको दोनों टाइप आनी चाहिए ना। चलो अगला प्रश्न आता है हमारे पास में औसत से। ठीक है ना, औसत दे रखा है, मिटा देते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं। औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्या है, इनका औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है इसका 20। ठीक है, तो उनका योग कितना होगा। तो देखो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, तो उनका जो है हमें योग निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर योग निकालने का फार्मूला क्या होता है। योग निकालने का फार्मूला होता है औसत इंटू संख्या। क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर औसत कितना है हमारे पास, 20 है, संख्या कितनी है 5, तो आप बोलोगे सर योग आ गया 100, है ना, योग आ गया 100। लेकिन अगर इसमें बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो हम भी वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो सबसे जो औसत जो होगा ना वो सेंटर वाली संख्या होगी हमारी, है ना, 20। ठीक है, अब इसने 5 संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21, 22 ये हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारे पास 19, और एक हो जाएगी 18। इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे ना तो वापिस हमारे पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 100 आ रहा है। ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा, है ना 100। अगर बोलता है बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22। छोटी संख्या कौन सी है, 18। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग कितना है, छोटी संख्या 18 और बड़ी संख्या कौन सी 22। इन दोनों का योग कितना, योग बता देते। इन दोनों का गुणा कितना है, गुणा बता देते। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर बता देते। तो हमारा आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला दे रखा है, एक प्रश्न और दे रखा है औसत का ही, देखिएगा कैसे दे रखा है कि 4 संख्याओं का औसत 25 है। 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 25। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा 4 संख्याओं का औसत 25 है ना। 3 संख्या हमें दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है 20, 25 और 30। तो आपसे बोल दिया है चौथी संख्या क्या होगी, ना चौथी संख्या हमें ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका योग निकाल लो। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, संख्या का गुणा किस में करेंगे, औसत में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा योग, 100। 25 इंटू 4, 100 हो जाए, है ना, योग कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अभी बताया मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में कि योग कैसे निकालेंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या इंटू औसत। तो मैंने वही किया, संख्या इंटू औसत। ठीक है, ये औसत दे रखा है ना, तो आप इसका गुणा कर लो, कितना आ गया 100। ठीक है, अब 100 आ गया। इसमें से 3 संख्याओं दे रखी, तो तीनों को जोड़ लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर तीनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, 55 और 20 कितना हो जाएगा 75। अब 3 संख्याओं का योग 75 है, तो बच्ची हुई चौथी संख्या आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
आप बोलोगे सर 25 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हमारा जो आंसर ये होगा 25। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से दे रखा है ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि ए अकेला कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 30 काम हुआ ना, तो ये 10 के हिसाब से एक दिन में कितना कार्य करेगा 3 कार्य करेगा, और ये कितना कार्य करेगा ये 2 कार्य करेगा। ठीक है, अब ये बोलना है कि दोनों मिलकर, है ना, टोटल कार्य कितना है हमारा 30, अब दोनों मिलकर तो एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 3 और 2 5, तो 5 के हिसाब से 30 कार्य करने में दोनों मिलकर कितना समय लेंगे 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, चलो ये सारे जो क्वेश्चन है ना आबकारी में आए हुए प्रश्न उनके अकॉर्डिंग अपन लेके आए हैं संभावित के रूप में। ठीक है, तो आप मैथ्स को ज्यादा लेवल में ना लें, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी टाइप के आबकारी के एग्जाम में पूछे गए थे पेपर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ए अकेला 12 दिन में कर सकता है एक कार्य को, और बी अकेला 8 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो सेम ऐसे प्रश्न है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए अकेला 12 दिन में और बी 8 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा 24 कार्य, 12 के हिसाब से 3 दिन और ये 8 के हिसाब से 2 दिन, 3 और 2 कितना हो गया बताओ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो गया 5। अब 5 एक दिन में कार्य करते हैं, तो 24 कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर 48 यानी 4.8, 5 का भाग जिस भी संख्या में लगाना है ऊपर 2 का गुणा करके एक अंक बाद पीछे से दशमलव लगा दो, जो कि मैंने कर रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दे रखा है 120 मीटर लंबी ट्रेन, कितने मीटर लंबी ट्रेन है 120 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, 6 सेकंड में एक खंबे को पार कर रहे हैं, कितने सेकंड के अंदर 6 सेकंड के अंदर एक खंबे को पार कर रहे हैं। तो ट्रेन की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की चाल बतानी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ट्रेन किसी खंबे को या बिजली खंबे को या व्यक्ति को पार कर रही होगी तो ट्रेन स्वयं की दूरी तय करती है ना। तो यहाँ पर 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 6 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, है ना। दूरी बटे समय यानी कितनी चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना चलती है ट्रेन 20। तो आपसे बोला गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो आपको मैंने भी बताया कि चाल को हम क्या करेंगे, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में बताने के लिए मीटर प्रति सेकंड के साथ किसका गुणा करेंगे 18/5 का, किसका गुणा करेंगे 18/5 का। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड कितना है 20, 20 के साथ आप कर दो 18/5 का, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की चाल होगी। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न एक और रखा है ट्रेन का, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो आए हुए हैं वहीं से हम छांट के लेके आए हैं, तो आप इसको देखिएगा ना, पहली क्लास है आज। ठीक है ना, आगे क्लास में थोड़े और लेवल के प्रश्न चलते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा कंटिन्यू और मैथ्स को आसान बनाइएगा। ठीक है, चलो देखते 150 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन है ना। कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है ना, और ये क्या है ट्रेन है। ठीक है ना, 300 मीटर लंबा क्या है ये प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाते हैं, इसको कितने सेकंड में पार कर जाते हैं 20 सेकंड में। ठीक है, तो ट्रेन की चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है आप सभी को पता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो दूरी ट्रेन वाले प्रश्न में ध्यान रखना है, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, गुफा को पार करेगी, तो वह उसकी दूरी के साथ साथ उसकी प्लेटफॉर्म की दूरी को भी तय करती है। इसीलिए दूरी बनाने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है, प्लेटफॉर्म के साथ रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों को दूरी बनाने के लिए जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगी दूरी 300 और 150, टोटल कितनी दूरी हो गई आप बोलोगे सर 450 मीटर। ठीक है, कितने समय में पार कर रही हैं पार कर रही हैं 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इसको काटेंगे कितना आ गया 45/2, लेकिन आपसे 45/2 मतलब 22.5 है ना। ठीक है, 22.5 जो है ये जो हमारे पास में क्या आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड चाल, 22.5 जो है ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी चाल, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा है आपसे, आपसे बोला है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बताने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, तो 5 नम 45 और 2 नम 18, तो 90 कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो एक और देखो, एक और दे रखा है दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है।
अब दो ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रही है, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि विपरीत दिशा में हमेशा लंबाई तो हमेशा प्लस होगी होगी, ठीक है ना, ये विपरीत दिशा है, लंबाई को हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, चाल भी क्या होगी यहाँ पर दोनों ट्रेनों की प्लस होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, पहली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कितनी है 90, एक की दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर दोनों की लंबाई दे रखी है, एक की है 150 मीटर लंबी ट्रेन और दूसरी दे रखा है 200 मीटर लंबी ट्रेन। फिर बोल रखा है यहाँ पर कि एक दूसरे को कितने समय में वो पार कर जाएगी, तो ध्यान रखना है एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो दूरी बनाने के लिए हम दोनों ट्रेनों की लंबाई को क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे। यहाँ पे आपको बोला है कि कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना, ठीक है, याद रखना है डी बटे एस, टी ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की लंबाई को जोड़ लेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350, 200 और 150, 350 टोटल डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पर दोनों जो है ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चाल क्या होती है, प्लस। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, तो चाल क्या होगी इन ट्रेनों की, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की चाल को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस कर दो, कितना हो गया 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, ठीक है, याद रखना है 150। अब 150 ये क्या है हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि समय मतलब दूरी किस में है, मीटर में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 5/18 का। तो 18 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर काट दो इसको, 18 ऊपर चले गए, ठीक है। अब इसको काट दो, कट रहा है तो 0 से 0 है ना, 5 से काट देंगे, 5 से कट रहा है, 5 से 3 बार कटेगा, ठीक है ना, और ये 5 से कितनी बार कटेगा 7 बार, ठीक है, 3 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 7 छंग 42, 42 में 5 का भाग लगाएंगे। तो मैंने अभी बताया कि 5 का भाग मत लगाइए आप, ऊपर 2 का गुणा करके एक अंक बाद दशमलव लगा दो पीछे से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.4 सेकेंड, है ना, इतने सेकंड में इसको पार कर जाएगी, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है साथियों। इतना हमारी क्लास में हमने सब बच्चों को करा दिया है, मैथ्स बिल्कुल सबके एक्सपर्ट हैं, है ना। मध्य प्रदेश पुलिस का जब रिजल्ट आएगा तब अपन आपको उन बच्चों से मुलाकात कराएंगे, है ना। तो अभी आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके जो हैं ये सही हो रहे हैं, ठीक है ना, और मेन क्वेश्चनों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ संभावित प्रश्न जो हम इनको करके आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। मेंसुरेशन से एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक वर्ग की भुजा, वर्ग है ये, है ना, ठीक है, स्क्वायर, इसकी एक भुजा 8। देखो आपको ये भी पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक भुजा दे रखी है, तो ये एक साइड दे रखी है प्रश्न के अंदर, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक 8 है तो सभी 8 होंगी, है ना। अगर परिमाप बोलता तो परिमाप पे कैसे निकालते हैं, परिमाप का फार्मूला होता है 4a, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक भुजा दे रखी है आपके पास 8, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 8, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 8 का स्क्वायर कर लो, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 वर्ग जो है सेंटीमीटर, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, परिमाप बोलेगा तो 8 को यहाँ रख दीजिएगा, 8 × 4, 8 चौक 32 मीटर, लेकिन आपसे क्या बोला गया है, क्षेत्रफल बोला है, तो ए स्क्वायर रख देना है, ठीक है ना, ए की वैल्यू फार्मूले में रख देना। अगला दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात करो। वृत्त की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ना, वृत्त की त्रिज्या देखिए, परिधि ज्ञात करना, सॉरी परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, 2 × 22/7 × r कितनी हो जाएगी 7, 7 से 7 कैंसल, 22 दूना 44 मीटर जो ये क्या हो जाएगी परिधि। अगर आपसे बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा πr स्क्वायर में रखना है, किसमें रखना है πr स्क्वायर में आपको रखना है। तो यहाँ पर 22/7 है ना, त्रिज्या दे रखी है 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसल, 22 7 कितना हो जाएगा 154 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में, और मीटर में दे रखा है तो मीटर में आंसर लगाना है, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर लगाना क्योंकि हमारी जो इकाई दे रखी है ना वो 7 सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसलिए। चलो
अगला दे रखा है आयत से। आज का लास्ट प्रश्न है आयत वाला, है ना। देखो चलते हैं आगे। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत है ना, रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, है ना। ये 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है ना। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 8, दोनों को जोड़ लो, 12 और 8 20, 20 दूना 40, 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लगाइएगा ना, सेंटीमीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। इकाइयों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करो आयत का, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत की लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, तो 12 8 96, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, या तो ये ऑप्शन में होगा, फिर या ये भी दे सकता है 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप से ऑप्शन रहेंगे आपके। तो लास्ट में आंसर देते समय आप इकाइयों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, मैंने आपका एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन कराए हैं। इनमें और भी आपको किसी प्रकार के टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को मैं समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाकर उस पर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए, ठीक है साथियों। तो तैयारी करते रहें, अच्छी तैयारी करें, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।